Hello everyone, welcome back to my channel. Good evening guys. आज मैं इमाइल दुर्खाइम की सेकंड पार्ट की वीडियो को अपलोड करूँगी. आई थॉट कि मुझे थोड़ा बहुत रिस्पांस मिलेगा बट इट्स ओके. मैं ये सब आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ विदाउट एनी स्वार्थ. बट हाँ, अगर आप मुझे सब्सक्राइब कर दोगे, लाइक करोगे अब मेरी वीडियोज़ को, तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा. तो खैर, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं. और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जो हम वीडियो 1-2 घंटे में लगा देते हैं ख़त्म करने में, वो वीडियोस को मैं शॉर्ट्स में आपको बताना चाहती हूँ ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए और बहुत इजी तरीके से मैं उस चीज़ को कवर करूँगी. तो आप अपना जो 2 घंटे की वीडियो लगा के भी आप उसका जो कंक्लूजन निकाल के अपने दिमाग में नहीं बैठा पा रहे हो, उस चीज़ को मैं सिर्फ 12 मिनट या फिर 13 मिनट में आपको एक्सप्लेन कर दूँगी. तो इट्स बेटर फॉर यू एंड इट विल सेव योर टाइम टू. सो बाकी आपके ऊपर है गाइस. तो हम स्टार्ट करते हैं. बहुत हो गया लेक्चर अभी के लिए, तो हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं. तो लास्ट टाइम हमने डिवीज़न ऑफ लेबर पे छोड़ा था अपना पार्ट को. अब हम स्टार्ट करने वाले हैं उसका दूसरा पार्ट. सो डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी के बारे में हमने पता कर लिया था, जैसे मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी के बारे में. तो ये बुक में लिखा था उन्होंने, इमाइल दुर्खाइम ने. वो कौन सी बुक थी? डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1893. इमाइल दुर्खाइम ने 3 एबनॉर्मल फॉर्म्स के बारे में बात करी थी. वो थी एनॉमिक डिवीज़न ऑफ लेबर, फोर्स्ड, पुअरली कोऑर्डिनेटेड, एट्सेट्रा. तो पहले हम बात कर लेते हैं एनॉमिक के बारे में. तो जो हमारे एनॉमिक डिवीज़न ऑफ लेबर होता है, एबनॉर्मल फॉर्म ऑफ लेबर होता है डिवीज़न ऑफ लेबर, उसके अंदर लेस रेगुलेशन देखने को मिलती है. यानी इसके अंदर नॉर्मलेसनेस होती है. इसके अंदर हमें ना ही कोई रूल्स वैल्यूज़, मतलब रूल्स और नॉर्म्स नहीं दिखते हैं. एनॉमिक वे और डिवीज़न ऑफ लेबर होता है. इसमें कम रेगुलेशन होता है, कम मतलब फोर्स्ड उनके ऊपर होता है, कि सोसाइटी का जो रेगुलेशन होता है वो कम होता है. सेकेंड हम बात करते हैं फोर्स्ड डिवीज़न ऑफ लेबर की. इसके अंदर हमें ट्रेडिशनल नॉर्म्स देखने को मिलता है. यानी हमें कास्ट बेस या फिर जो भी ट्रेडिशनल हमारे नॉर्म्स रूल्स चलते हुए आ रहे हैं, वो रूल्स हमें फोर्स्ड डिवीज़न ऑफ लेबर के अंदर देखने को मिलते हैं. पुअरली कोऑर्डिनेटेड के अंदर हम बात करेंगे नो स्पेशलाइजेशन. इसके अंदर कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होता है, यानी कम रेगुलेशन होता है या फिर कुछ भी स्पेशलाइज चीज़ें नहीं होती है इसके अंदर. तो कोई भी लाइक मॉडर्निटी नहीं आएगी, तो बहुत सारी चीज़ों में वो बैकवर्ड हो जाएंगे. तो अब हम बात करते हैं इमाइल दुर्खाइम के 4 टाइप्स ऑफ सोसाइटी के बारे में. तो ये बहुत ज़्यादा फेमस और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप इसको बहुत अच्छे से स्टडी कर लेंगे. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप स्टार मार्क करके भी रख सकते हैं. तो फर्स्ट हम बात करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं डायग्राम बना हुआ है. तो हम ये इंटीग्रेशन और रेगुलेशन के बेसिस में इमाइल दुर्खाइम ने इसको डिवीज़न किया था. तो अगर हम इंटीग्रेशन के फॉर्म में बात करें, तो इंटीग्रेशन में उन्होंने 2 सोसाइटी के बारे में बताया था, अल्ट्रुइस्टिक सोसाइटी एंड इगोइस्टिक सोसाइटी. और रेगुलेशन में उन्होंने बताया था एनॉमिक एंड फैटलिस्टिक सोसाइटी. तो पहले हम बात करते हैं इंटीग्रेशन के बेसिस में. इंटीग्रेशन मतलब जोड़ के, मिल जुलाप के रहना, मिल के रहना. तो इसमें इन्होंने 2 बात करी थी. अल्ट्रुइस्ट सोसाइटी में देखा जाता है कि हाई लेवल ऑफ सोशल इंटीग्रेशन है, मतलब लोगों के अंदर जो मेल मिलाप की भावना है ना, वो बहुत ज़्यादा है. तो इस ऐसे केसेस में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा देश प्रेम की भावना आ जाती है, और ज़्यादातर ये देखने को मिलती है सोल्जर्स, टेररिस्ट, इन सब के अंदर. सती प्रथा, ये जो होता है ना, ये सब हाई लेवल ऑफ सोशल इंटीग्रेशन की वजह से होता है, इंटीग्रेशन की वजह से होता है. तो ये होता है हमारा अल्ट्रुइस्टिक सोसाइटी. सेकेंड हम बात करें इंटीग्रेशन में, तो इगोइस्टिक सोसाइटी में क्या होता है, लो लेवल ऑफ सोशल इंटीग्रेशन होता है. मतलब लोगों के साथ अटैचमेंट हमारा बहुत कम होता है, हम लोगों के साथ मिलते नहीं हैं ज़्यादा. और ये ज़्यादातर डिप्रेशन की वजह से होता है, या फिर पार्टनर की डेथ हो जाती है, या फिर किसी अपने पास की खास की डेथ हो जाती है, तो हम अकेले रहने लगते हैं, लोगों के साथ इंट्रैक्शन नहीं करते. तो ये सब होता है हमारा इगोइस्टिक सोसाइटी में. अगर हम दूसरी तरफ बात करें रेगुलेशन के बेसिस में उन्होंने क्या डिवीज़न किया था, तो 2 टाइप की हमारी सोसाइटी आ जाती है, एनॉमिक एंड फैटलिस्टिक. एनॉमिक सोसाइटी वो होती है जिसके अंदर हमें लो लेवल ऑफ सोशल रेगुलेशन देखने को मिलता है. मतलब इसके अंदर हमारा जो गवर्नमेंट कंट्रोल या फिर जो भी कंट्रोल होता है वो बहुत कम होता है. ज़्यादातर जो इकोनॉमिक बूम की वजह से देखा जाता है, या फिर पॉवर्टी की वजह से देखा जाता है. दूसरी तरफ फैटलिस्टिक सोसाइटी में क्या होता है, हाई लेवल ऑफ सोशल रेगुलेशन होता है. जो समाज की जो रेगुलेशन है वो उसके अंदर इन्वॉल्व होती है. मतलब एक तरीके से कंट्रोल होता है स्टेट का या फिर सोशल का. तो ये एग्जांपल इसमें मैं दे सकती हूँ आपको. जैसे स्लेवरी जो हमारी सोसाइटी होती है, इसमें फीडल लॉर्ड्स वगैरह जो होते हैं ना, वो फेडरलिस्टिक सोसाइटी में हमारे आ जाते हैं. तो हम दूसरी बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट है, वो उसमें ये है कि सोसाइटी का जो उन्होंने स्टडी किया था ना, वो क्वांटिटेटिव
मेथड से किया था, यानी नंबर ऑफ़ फिगर्स के थ्रू उन्होंने सुसाइड के बारे में स्टडी किया था। अब हम उनकी जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं थ्योरी ऑफ रिलीजन के बारे में। तो बेसिकली इन्होंने दो मेन बात बताई थी इसमें, स्कैड एंड प्रोफेन के बारे में। तो स्कैड को उन्होंने पवित्र माना था और प्रोफेन में उन्होंने पवित्र चीज़ों की बात करी थी। यानी स्कैड मतलब बाइबल, गीता, प्रोफेन मतलब पेन और स्टिक या फिर कोई भी मटेरियल जो कि हमारे भगवान के इस्तेमाल में नहीं आते हैं। तो जो दरखाइम थे उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलीजन में बताया था कि जो हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड आया है वो सोसाइटी के ही वजह से आया है। उनकी जो डेफिनेशन है, अ रिलीजियस इज़ अ यूनिफाइड सिस्टम ऑफ बिलीफ ऑफ प्रैक्टिसेस एंड रिलेटिव टू स्कैर्ड थिंग। रिलीजन दो सेंट्रल पार्ट से मिलकर बना है। पहला है बिलीफ एंड राइट्स, दूसरा है स्कैर्ड एंड प्रोफेन। तो एक्चुअली उन्होंने क्या किया था कि डर्कहाइम ने स्टडी करी थी टोटिज़म की। अरुंटा ट्राइब जो कि ऑस्ट्रेलिया के थे, तो और ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा ट्राइब थी, उसके अंदर उन्होंने टोटिज़म की स्टडी करी थी। इमाल डर्कहाइम का मानना था, मैंने पहली वीडियो में भी आपको बताया था कि जो सोसाइटी है वो सोसाइटी ही सुप्रीम है। उनका मानना था कि सोसाइटी ही गॉड है, ठीक है, और जो रिलीजन है वो भी सोसाइटी से ही बना हुआ है। तो 1898 में उन्होंने एक जनरल लिखा था लाने सोशोलॉजिक। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें जो थी वो पॉपुलर हो गई, और इसी जनरल की वजह से जो डर्कहाइम थे उन्होंने एक ब्रांड ऑफ सोशोलॉजी को दूसरे स्कूल्स और एकेडमिक्स में प्रमोट करना वो होने लग गए, ठीक है। तो एकेडमिक्स में वो जाने लगा। जो दरखाइम था उनका मानना था, मतलब जो दरखाइम थे उनका मानना था कि जितने भी रिलीजन है वो सारे टोटिज़म से ही आए हैं। तो टोटिज़म मतलब क्या होता है कि एक्चुअली उन्होंने बात करी थी कि जितने भी जो लोग थे पहले आदिवासी टाइप के जो रहते थे, प्रिमिटिव लोग थे, वो क्या थे, पहले साथ मिल के नहीं रहते थे, वो नोमैड्स थे। यानी एक जगह पर सेटलमेंट्स करके वो नहीं रहा करते थे, वो इधर उधर घूमते रहते थे। लेकिन कभी जब उनको मतलब एक्सीडेंटली कोई लोग मिल जाते थे आपस में, या फिर कुछ भी ऐसा कुछ चीज़ होती थी कि वो सब लोगों के साथ घिर जाते थे, तो वो उस चीज़ को वो बहुत अच्छा मानने लग गए। मतलब उनको वो फीलिंग आती थी। वो फीलिंग क्या थी? कलेक्टिव एफर्सेंस। कौन सी थी? एफरवेसेंस, जिसका मतलब था कलेक्टिव एनर्जीज़ की वजह से वो टोटिज़म को प्रमोट करने लग गए। यानी अगर वो पानी के पास है और लोग भी वहाँ पे जा रहे हैं, तो वो पानी की वजह से आपस में एक कलेक्टिव एफरवेसेंस की फीलिंग को, मतलब एनर्जीज़ को महसूस करते थे। और वो ही उसके बाद उन्होंने उसको पूजना शुरू कर दिया, यानी पेड़ पौधों को पूजना शुरू कर दिया, उन पानी को पूजना शुरू कर दिया। मतलब जो भी सोसाइटी के ही वजह से है जो रिलीजन क्रिएट हो रहा है, इनका मानना ये है। कंक्लूजन में हम बात करें तो दरखाइम ने ईगलिज़म के बारे में बात करी थी। मतलब जो सोसाइटी है उनको हम आधा पार्ट में नहीं बांट सकते, जो कि मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में ही बता दिया था। जनरल उन्होंने लिखा था एनी सोशियोलॉजी के। दूसरा क्वेट क्या था उनका जो मेन की पॉइंट था वो हम देख सकते हैं, वो था सोसाइटी इज़ अ गॉड। ये हमारा फर्स्ट पार्ट में हमने पहले ही क्लियर कर लिया था। दूसरी बात उन्होंने बात करी थी कि जो हेवन है, ठीक है, जो हेवन है हमारा ग्लोरीफाइड सोसाइटी है। मतलब हमारी सोसाइटी ही एक तरीके से एक हेवन है। मतलब हेवन के अंदर हम अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में सुनते हैं ना, तो वो एक तरीके से क्या है, हेवन के अंदर लोग भी तो रहते हैं, तो लोग मिलके सोसाइटी बनाते हैं, तो ग्लोरीफाइड सोसाइटी है हमारा हेवन। ये किसका मानना था? हमारे दरखाइम का। दूसरा उनका फेमस जो डेफिनेशन थी वो ये थी, मैन आर प्रोडक्ट ऑफ नेचर एंड वुमेन आर प्रोडक्ट ऑफ कल्चर। दूसरा एजुकेशन, एक्शन एक्सरसाइज बाय ओल्डर जनरेशन अपॉन दिस हु आर नॉट रेडी फॉर सोशल लाइफ। मतलब उनका मानना था जो एजुकेशन है वो ओल्डर जनरेशन के थ्रू आगे जो आने वाली जनरेशन है उनको सिखाई जाती है और उनको सोशल लाइफ के बारे में बताया जाता है। और उन्होंने ये भी कहा था कि जो रिलीजन है वो यूनिफाइड सिस्टम है, सेट ऑफ बिलीफ है। इस स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। बाकी उन्होंने क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटीज़ के बारे में भी बताया था। मतलब सोसाइटी को उन्होंने क्लासीफाई कर दिया था 4 पार्ट्स में। फर्स्ट हम देख सकते हैं सिंपल सोसाइटी, ठीक है। सेकंड है सिंपल पॉलीगैमेंट्री सोसाइटी। थर्ड है सिंपली कंपाउंडेड पॉलीसेगमेंट्री सोसाइटी एंड लास्ट फोर्थ है डबली कंपाउंडेड पॉलीसेगमेंट्री सोसाइटी। पहले वो हंटिंग गैदरिंग करते हैं, उसके बाद सिंपल पॉलीगैमेंट्री में सोसाइटी बनती है, फिर सब मिल के रहने लगते हैं, फिर डबली अलग अलग बहुत सारे लोग मिल जाते हैं तो डबली कंपाउंडेड पॉलीसेगमेंट्री सोसाइटी बन जाती है। जो कि हमने पहले भी पढ़ा है कि पहले लोग हंटिंग गैदरिंग करते थे, फिर खेती बाड़ी करने लग गए धीरे धीरे, फिर साथ में सेटलमेंट्स बनाने लग गए, फिर उनके बाद उन्होंने आगे बहुत बड़ी सिटीज़, मेगा सिटीज़ बना दी। ये आपको ऑलरेडी पता होगा। बाकी हम इम्पॉर्टेंट पार्ट जो हम देख सकते हैं नेट में जो 2024 है या फिर
आगे जितने भी हमारे एग्ज़ाम हुए थे उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा होता है क्रोनोलॉजीज़ ऑफ बुक्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको चाहती हूँ कि ये जो बुक्स है ज़रख़ाइम की वो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं डिवीज़न ऑफ लेबर, हमने क्या बात करी थी, इसके अंदर सोलिडारिटी के बारे में बात करी थी। रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में उन्होंने सोशल फैक्ट्स के बारे में बताया था, ये भी आप याद रखना। बाकी द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ के अंदर उन्होंने टोटेमिज़म की स्टडी करी थी और रिलीजन के बारे में बताया था, जो कि किसके ऊपर थी, अरुंटा ट्राइब के ऊपर। अरुंटा ट्राइब कहाँ से बिलोंग करती है, ऑस्ट्रेलिया से। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। हमारा जो इस्माइल दरखाइम थे उनके सारे जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो हमने ऑलरेडी कवर कर दिया है। बाकी आपसे मैं अपनी वीडियो को रेगुलर रखूँगी। अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं सोशियोलॉजी की और भी सारी वीडियोस लाऊंगी और बहुत कम टाइम में आपको इफ़ेक्टिव मटेरियल्स एज वेल एज इफ़ेक्टिव एंड प्रोडक्टिव व्हाटएवर यू विल से एक्सप्लेनेशन दूंगी और आपका टाइम भी जो है वो बचेगा। तो मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि गाइस आप मुझे सपोर्ट करेंगे। अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे मुझे मोटिवेशन आएगी और मोटिवेशन के थ्रू मैं और अच्छा मटेरियल और अच्छा एक्सप्लेनेशन कर पाऊँगी अपनी लेक्चर्स की, और ऐसे ही आपका भी फ़ायदा होगा। तो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं आपसे जल्द ही। सायोनारा।